हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने बात करी बिजनेस के अलग अलग बेसिक के बारे में। जैसे बिजनेस किस तरीके का हो सकता है, किस तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला आदमी बिजनेस कर सकता है। पार्टनरशिप, 2 लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाना है तो आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये तो ऐसी चीज़ें थी जो थी एक बेसिक मीनिंग, एक बेसिक फाउंडेशन। बट किस धंधे के अंदर जाना है और किस धंधे के अंदर नहीं जाना है, ये आपको किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। आगे इन सभी एपिसोड्स में हम इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। बट आज हम बात करेंगे कि कौन से धंधे के अंदर बेसिकली जाएं और या ना जाएं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बताई हुई है, बट यहाँ पे मैं बात करूँगा 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में। ये 5 बातें आपको किसी भी धंधे के अंदर जाने से पहले पता होनी चाहिए। अगर ये 5 बातें आपको सूट करती हैं, सुटेबल हैं आपके लिए, फेवरेबल हैं, तब तो आप उस धंधे को करो। अगर नहीं है तो उस धंधे को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये 5 जो मॉडल हैं, 5 जो फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं। तो इन 5 चीज़ों को समझाने से पहले मैं आपको अपने तौर पर एक कंपनी का फॉर्मेशन करके बताता हूँ। लेट अस सपोज मैं एक कंपनी फॉर्म करने की सोच रहा हूँ। मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी कंपनी फॉर्म करना चाहता हूँ, विवेक एंड एयरलाइंस करके। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं इस कंपनी के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, ये डिपेंड करेगा 5 फैक्टर्स पे जो मैं बात कर रहा हूँ। आप भी अपना बिजनेस सेम वे में, सेम इसी तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इसका मतलब मैं अगर एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे से मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो मेरे राइवल्स हैं, क्या कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो सेम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। कैसे, इसे ऐसे समझो। मान लीजिए अगर किसी इंडस्ट्री में जितनी ज़्यादा कंपनियां होंगी, उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? अरे भैया, अगर खाना कम है और खाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि सबको खाना कम बटेगा। और अगर सेम इंडस्ट्री में कंपनीज कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। खाना जितना भी है लेकिन खाने वाले लोग कम हैं तो सबको खाना ज़्यादा बटेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। और अगर मैं यहीं पे बात करूँ अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री की, तो अगर मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को एरोप्लेन्स खरीदने पड़ेंगे, सीधी बात है। उसके बाद एयर ड्रम्स खरीदने पड़ेंगे उनको रखने के लिए, फ्यूल का खर्चा आएगा और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि एयरलाइन जो इंडस्ट्री है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं उसके अंदर घुस गया, मेरा बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लग गया और उसके बाद मुझे वो सूटेबल नहीं लगी, अगर मैं वापस आना चाहूँ तो मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा पैसा उस इंडस्ट्री में लग चुका है। तो ध्यान रहे, किसी भी बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आपको देखना चाहिए कि आपके पीछे से भी कोई, पहले से तो कॉम्पिटिटर उसके अंदर है, क्या पीछे से भी कोई कॉम्पिटिटर्स आपके पीछे से आ रहे हैं और उसमें आपके कितने राइवल्स हैं और कितना ज़्यादा अमाउंट आपको उसके अंदर रख रहा है। अगर सेम में ही एक एग्जांपल और ले लूँ, आप अगर कोई शॉप खरीदने की सोच रहे हैं, कोई शॉप चलाने की सोच रहे हैं, दुकान जिसे बोलते हैं, तो वहीं पे आप सोचिए अगर आपने आज एक दुकान खोली, वो नहीं चलेगी तो फंड उतना ज़्यादा नहीं लगता, तो आप कल कोई दूसरी दुकान आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन एयर इंडस्ट्री में क्या है, आपका फंड इतना लगा होता है कि आपको फिर से वापस में बैकफुट में आना बहुत मुश्किल में पैदा कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ एयर इंडस्ट्री की, तो इसके अंदर आने के लिए आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो राइवल्स जो पीछे से आ रहे हैं वो बहुत कम होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, मैं इसे कर सकता हूँ। दूसरा है बायर्स की बार्गेनिंग पावर। अब अगर आपके बिजनेस में आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपसे बायर, जो आपसे सामान खरीदते हैं, अगर वो आपके धंधे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं
तो आपका धंधा तब भी अफेक्ट कर सकता है। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं एयरलाइन इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनियां ऐसी हैं जो अलग अलग अपनी डिस्काउंट्स जो है वो अपने टिकट्स पे अवेलेबल कराती हैं और अलग अलग फैसिलिटी अपने कंज्यूमर्स को देती हैं। तो इसका मतलब मेरी जो एयरलाइंस है यानी कि विवेक एंड एयरलाइंस, अगर मैं उनको टिकट महंगे कराऊंगा तो उनके पास बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं ट्रैवल करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान से देखनी होगी कि आपके बिजनेस के जो राइवल्स हैं वो कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं और किस रेट पे वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एयरलाइन इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर जो हमारी कंपनीज है उसके हाथ में उतनी पावर नहीं है जितना बायर के हाथ में पावर है। वो अगर चाहे तो हमारी एयरलाइन में भी ट्रैवल कर सकता है और वो चाहे तो दूसरे की एयरलाइन में भी ट्रैवल कर सकता है, बस शर्त यह है कि कौन सी एयरलाइन उसको ज़्यादा फैसिलिटी कम रेट पे अवेलेबल कराती है। तो इस हिसाब से ये कंडीशन इस धंधे के अंदर आने के लिए मेरे लिए अनफेवरेबल लगती है। हालांकि आप ये कह रहे होंगे कि आप कैसे इसे फेवरेबल और अनफेवरेबल डिसाइड कर रहे हो, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि आप किस हिसाब से उस धंधे के अंदर कैसे फीचर्स अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएंगे। द नेक्स्ट वन एंड द थर्ड कंपोनेंट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर हमने अभी कंज्यूमर और बायर को देखा तो हम सप्लायर को कैसे भूल सकते हैं। सप्लायर भी एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे सप्लायर की ही मोनोपोली है, आपको उसी सप्लायर से सामान खरीदना है, तो वहाँ पर आपकी नहीं चलेगी, केवल सप्लायर की चलेगी। जैसे मैं अभी फिर से एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करूँ तो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर केवल दो ही सप्लायर हैं, एक एयरबस और दूसरा बोइंग। तो इन दोनों की ही मोनोपोली है। तो अगर मैं ये दोनों आपस में ऐसा रेट सेट करेंगे कि मुझे जो है मैं यहाँ से खरीदूँ या वहाँ से खरीदूँ अपने कंपोनेंट्स, तो मुझे दोनों से ही एक ही रेट मिलेगा। तो ये दोनों की अपनी अपनी मोनोपोली है, यानी कि यहाँ पर भी मेरे हिसाब से मेरे धंधे में मुझे अपनी चॉइस से करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे जो आपका सप्लायर्स है, मार्केट में क्या बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर सप्लायर्स कम है, कुछ धंधे ऐसे होते हैं जहाँ पे सप्लायर्स कम होते हैं जिनकी मोनोपोली होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे केवल सप्लायर्स की चलेगी, आप अपना जो है वो बात नहीं रख सकते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस हिसाब से ये भी मेरे लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन है। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कंपटीशन किस तरीके का है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर को कम कॉस्ट पे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को एक बार और लेते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में मैंने कहा था कि कस्टमर एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। वो चाहे अगर आपकी कंपनी उसको कम कॉस्ट पे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो जाहिर सी बात है वो किसी और कंपनी की एयरलाइन में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यहीं पे अगर हम एक और चीज़ देखें, रेलवे में अगर अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, उससे पहले अगर हम बात करें तो कस्टमर के पास क्या था, IRCTC। अगर कस्टमर को कुछ भी वहाँ पे IRCTC की मोनोपोली थी उस इंडस्ट्री में, रेलवे में, तो वहाँ पे क्या होता था, कस्टमर को IRCTC का ही टिकट खरीदना पड़ता था, फिर चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन एयरलाइन में ऐसा नहीं है, एयरलाइन में उसके पास बहुत सारी चॉइस अवेलेबल है। सेम इसी तरीके से आपका बिजनेस कोई भी हो, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका बिजनेस कोई भी हो, आपको ये देखना है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर्स से क्या अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से एयरलाइन जो मेरे लिए है, मेरी कंपनी के लिए मैं अगर फॉर्म करूं तो ये भी मेरे लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन है। क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैं बार बार अनफेवरेबल क्यों बोल रहा हूँ। ये ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एयरलाइन की इंडस्ट्री में अगर मैं जाऊंगा तो मेरी जो कॉस्ट है, मेरी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा, जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसको कवर अप करने के लिए मुझे ये सारे फैक्टर्स जरूर एनालिसिस करने पड़ेंगे। लास्ट और जो फिफ्थ फैक्टर है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मतलब ये कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आपके उस बिजनेस का कोई सब्स्टिट्यूट यानी कि कोई एक दूसरा विकल्प मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करी, तो ज़रूरी नहीं है अगर किसी को दिल्ली से बेंगलोर जाना है,
अगर आप एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है अगर वो एक साथ अपने टिकट हाई कर देती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उड़ के ही वहाँ जाएगा, वो रोड से भी जा सकता है, वो बाय ट्रेन भी जा सकता है, बाय शिप भी जा सकता है। तो ये सारे उसके पास सब्स्टिट्यूट यानी कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब मार्केट में एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर मैं जा रहा हूँ तो उसके सब्स्टिट्यूट भी बाय शिप है, बाय रोड है और बाय ट्रेन है। तो ये सारे उसके पास जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से भी ये मेरे लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन है। तो दोस्तों पूरी इस वीडियो में हमने जो 5 फैक्टर्स की बात करी थी उस हिसाब से पहले फैक्टर यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के हिसाब से हमारे लिए जो ये बिजनेस में घुसने की जो कंडीशन थी वो थी फेवरेबल। बट दूसरी कंडीशन के हिसाब से जो बायर्स की बार्गेनिंग पावर की हमने बात करी थी उसके हिसाब से हमारी कंडीशन अनफेवरेबल। और फिर आगे हमने एक और चीज़ की बात करी सप्लायर्स के बारे में, उस हिसाब से भी ये कंडीशन मेरे लिए अनफेवरेबल थी। फिर हमने बात करी कंपटीशन के बारे में, उस हिसाब से भी ये जो सिचुएशन थी वो मेरे लिए अनफेवरेबल थी। और लास्ट हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, तो उस हिसाब से भी मैं मानता हूँ कि ये कंडीशन मेरे लिए अनफेवरेबल है। इस पूरे उसमें अगर देखा जाए तो 4 कंडीशन मेरे लिए अनफेवरेबल है और केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जो फेवरेबल है। तो इस हिसाब से आपको खुद ही पता चल गया होगा मुझे इस बिजनेस के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यही होती है अलग अलग तरीके की चीज़ें जहाँ पे आपको अपने बिज़नेस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस को भी मैं इवेल्युएट करके दूँ, कोई आपका कोई अपना पर्सनल कोई एग्जांपल है तो उस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अपने बिज़नेस को भी इवेल्युएट कराना है तो आप अपने बिज़नेस के बारे में जो जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना कर पाएँ। तो जल्द होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।